नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज जिसमें बायोलॉजी में सेल की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और कई सारे टॉपिक इसमें से क्लियर हो चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेल पीछे की क्लास में सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी अपैरेटस के बारे में डिस्कशन किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लास्टिड जो होता है तरीके का सेल ऑर्गेनेल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है। तो जो सेल ये आपका प्लास्टिड होता है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और एक प्रोटोजोआ होता है जिसे युग्लिना कहते हैं, उस युग्लिना में भी ये प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट इसी का पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले प्लास्टिड में आते हैं, जानते हैं प्लास्टिड के बारे में। इस प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है और इसकी डिस्कवरी की है 1865 में अर्नेस्ट हेकर ने। तो अर्नेस्ट हेकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लास्टिड की डिस्कवरी की। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये क्लियर होता है कि प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की। तो प्लास्टिड की डिस्कवरी अर्नेस्ट हेकर ने 1865 में की। और इस प्लास्टिड का जो नाम दिया है वो दिया है आपके सिम्फर नाम के साइंटिस्ट ने। कब दिया है? 1885 में। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हुए, फैक्ट क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए कि प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की। तो प्लास्टिड की डिस्कवरी 1865 में अर्नेस्ट हेकर नाम के साइंटिस्ट ने की। इसका जो प्लास्टिड नाम है वो किसने कॉइन किया? तो सबसे पहले इसको कॉइन किया 1885 में सिम्फर नाम के साथ। इनका पूरा नाम AWF सिम्फर ने इनको क्या किया, इसको कॉइन किया। सबसे पहले इसको प्लास्टिड कहा। अब ये प्लास्टिड जो है ये कैसा ऑर्गेनेल होता है? तो ये डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ये तीन टाइप के होते हैं। प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है छोटी सी क्लासेस में कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, या उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं या प्रिपेयर कर लेते हैं, इस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना लेते हैं। तो उस फोटोसिंथेसिस में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हेल्प होता है, जो सनलाइट को ट्रैप करता है या हेल्प करता है, वो आपका होता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ये इसी प्लास्टिड के एक पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियों का, प्लांट्स में पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। या आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कुछ हर्ब होती है, कुछ श्रब होती है, उनमें सब में आप देखते हो कि उनकी स्टेम वाला पार्ट भी जो है ग्रीन होता है। तो वहां पर भी आपका ये क्लोरोफिल या आपका क्लोरोप्लास्ट वहां की सेल में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट्स में लीफ में कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, उन सेल का नाम होता है मेजोफिल। उस मेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया, तो आपका क्लोरोप्लास्ट का है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डुअल मेम्ब्रेनल होता है। ये आपकी आउटर लेयर है, ये आपकी इनर लेयर है। दोनों लेयर के बीच में थोड़ा सा ये स्पेस होता है, ये आपका स्पेस होता है। इसके अंदर ये वाला जो मैट्रिक्स पार्ट है या जो इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है। और इसी के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे आप थाइलेकोइड बोलते हैं। और ये आपका इंडिविजुअली ये जो आपके कॉइन शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे ग्रेनम कहा जाता है। पूरे को आपको इसको ग्रेनम कहा जाता है। और ये आपके जो कॉइन्स दिख रहे हैं इसे आप कहते हैं थाइलेकोइड। और इसी के अंदर एक एलिमेंट होता है, इसी थाइलेकोइड के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं आप मैग्नीशियम। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स में मैग्नीशियम या जिस लीफ में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है
उस प्लांट्स के अंदर एक बीमारी हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है, जिसे कहते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उसका जो रंग होता है वो आपका पीला हो जाता है, या धीरे धीरे पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो धीरे धीरे गायब होकर के पत्तियां आपकी पीली पड़ने लगती हैं या एक तरीके से खराब होने लगती हैं। तो इसी एल्बिनिज्म की ये जो बीमारी, एक रोग का नाम होता है जिसे आप एल्बिनिज्म कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है, तो वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। और ये जो मैग्नीशियम है वो इसी आपके थाइलेकॉइड, इसी ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, स्वपोषी होता है। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरली केमिकल प्रोसेस होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इसी के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो फोटोसिंथेसिस एक तरीके की केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाते हैं, आपके फूड बनाते हैं जो प्लांट को नीड होती है, या ग्लूकोज के फॉर्म में फूड प्रिपेयर करता है जो प्लांट्स बॉडी के लिए आगे चल के उसका सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन होता है, तो उनके लिए जो प्लांट्स बॉडी के लिए बहुत सारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उनको जो एनर्जी की नीड होती है, तो उसी प्रिपेयर्ड फूड जब ऑक्सीडाइज होता है, प्रिपेयर्ड फूड जब आगे चल करके ऑक्सीडाइज होता है तो प्लांट बॉडी के लिए जो एनर्जी होती है वो मिलती है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फिर आपका ये बात हुई हमारी क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट का आपने स्ट्रक्चर देखा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे जो आगे इसके अभी राइबोसोम्स की क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स देखेंगे। तो राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम्स, एक 80S राइबोसोम्स। तो जो प्लास्टिक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, जैसे आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के भीतर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, या प्रोटीन बनाने का काम भी वहां पर होता है। ठीक इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, या उसके अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन बनता है। इस वजह से कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट भी एक तरीके का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल था। ठीक इसी प्रकार जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। क्यों होता है वो हमने अभी डिस्कशन किया। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, दूसरा हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ये हमारा होता है जिसे हम कहते हैं अवर्णी लवक, ये हमारा होता है वर्णी लवक। इस ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है कि ये ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, कोई भी वर्णक यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। अब यहाँ पर जब कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर करने का काम इस ल्यूकोप्लास्ट का होता है। अब अलग अलग फूड, अलग अलग टाइप के ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग टाइप के फूड को स्टोर करते हैं। तो इसके बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो कौन कौन से होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका एक होता है एलियोप्लास्ट, दूसरा होता है एमाइलोप्लास्ट, और थर्ड आपका होता है एलियोप्लास्ट, या इसी को प्रोटीनोप्लास्ट बोला जाता है। अब आपको कुछ नाम से भी पता चल पा रहा होगा क्या, कि जो एलियोप्लास्ट होता है ये एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर फैट या ऑयल जो होता है वो स्टोर होता है। आगे चलते हैं तो अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च एक तरीके की शुगर होती, उसका स्टोरेज एमाइलोप्लास्ट में होता है। इसका मतलब एमाइलोप्लास्ट एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जिसके अंदर स्टार्च या एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट या शुगर का स्टोरेज यहाँ पर होता है। फिर आपका आता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर आपका प्रोटीन स्टोर होता है। अब आप देख सकते हैं जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रूट वाले पार्ट में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लीफ में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका थर्ड पार्ट जो प्लास्टिड का होता है जिसे हम
क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये आपका बेसिकली जो आपका प्लांट्स का कलरफुल पार्ट होता है, मतलब फ्लावर जैसा पार्ट होता है या फ्रूट वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। इसका अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन कौन से कलर पिगमेंट हो सकते हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट का, जैसे फ्लावर कहते हैं, फ्लावर का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपका एक पार्ट मिलता है, जैसे आप देखते हैं कैलिक्स, कोरोला। तो कोरोला वाले पार्ट में आप देखते हो कि कलरफुल जो पार्ट होता है या जो आपका कोरोला होता है उसमें आपका ये प्रेजेंट होता है जेंथोफिल। आपसे कह सकते हैं कि फूलों का जो पीलापन होता है या जो फ्लावर होते हैं वो जो येलोविश कलर के होते हैं वो इसी जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से होते हैं, जो एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट होता है। और आप देख सकते हैं जैसे कैरोटीन अगर बात करें तो आपने देखा होगा गाजर, कैरेट का कलर जो होता है वो इसी कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर आप देख सकते हैं या चिली मतलब मिर्च आप देख सकते हैं, इन सभी का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो लाइकोपीन की वजह से होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि टमाटर का जो रंग होता है वो लाल किस वर्णक के वजह से होता है, या किस वर्णक के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है, तो वो आपका हो जाएगा लाइकोपीन। या गाजर का कलर इस जो होता है गाजरी कलर का वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। इस तरीके से आपने आज प्लास्टिड के बारे में जाना। प्लास्टिड से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हम लोगों ने देखा, स्ट्रक्चर हमने क्लोरोप्लास्ट का देखा, उसके बाद हमने इसके सारे पार्ट्स देखे और भी रिलेटेड जो भी सारी चीजें थी। अच्छा एक बात और आप देख सकते हैं कि जब मैंने अभी आपसे बताया कि जो क्लोरोफिल वाली जो प्रोसेस होती है ये आपकी कहाँ होती है, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में देखा। अब अगला हमारा जो सेल ऑर्गेनेल आएगा वो लाइसोसोम आएगा, तो हम आगे लाइसोसोम के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे एक सेल ऑर्गेनेल लेते हैं जो लाइसोसोम है। लाइसोसोम लेते हैं। अच्छा ये जो लाइसोसोम टर्म है ये दो वर्ड से डिराइव्ड है, एक तो लाइसो दूसरा सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब बॉडी। लाइसोसोम के पास में कोई भी बॉडी आए, कोई भी पार्टिकल आए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, जैसे आप पैथोजेंस के फॉर्म में हो सकता है, बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी आपका एक्सटर्नल पार्टिकल आता है तो उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में उसको स्प्लिट कर देना, उसको तोड़ देना या उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम लाइसोसोम का होता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं लाइसोसोम कैसे फॉर्म होता है और लाइसोसोम कैसे सेल के अंदर चीजों को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि लाइसोसोम को कहा जाता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। सेल का इसे पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण हम जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि लाइसोसोम की जो हमारे जो फैक्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की डिस्कवरी की है डी डुबे नाम के साइंटिस्ट ने। कब की, 1955 में। तो हमारे यहां से दो क्वेश्चन बने क्या कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, डी डुबे ने। कब की, 1955 में। इसके लिए आगे चल करके इनको 1974 में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो इसके लिए लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। तो लाइसोसोम को अगर समझना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे। तो उसको थोड़ा हम मेमोराइज करते, थोड़ा उसको हम रिमाइंड करते हैं, वहां से चीजें ये कनेक्ट होंगी, तभी हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, तो ये सेल आपकी है और सेल के अंदर है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास में स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर है। आपको कल मैंने इसको डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा रफली देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसे आपका कहा जाता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके भी दो पार्ट होते हैं, इस साइड में आपका होता है जिसे कहते हैं आप सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहां पर छोटे छोटे जो आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, राइबोसोम्स, वो बिखरे हुए होते हैं।
और ये राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो राइबोसोम्स ने जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर राइबोसोम जब बनाया तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई। अब वो प्रोटीन में एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स को मिक्स करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एंजाइम प्रोटीन के साथ में एंजाइम मिक्स करके उसको वेसिकल्स के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करके उसे गोल्जी बॉडी में भेज देती। अब जब गोल्जी बॉडी में वो वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन पहुंचा तो उस गोल्जी बॉडी ने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इन द सेंस उसके अंदर चीजों को मिलाया और एक मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल तैयार किया। जब वो बाहर उसको निकाला मॉडिफाई करके, गोल्जी अपैरेटस ने जब उस वेसिकल्स के फॉर्म में उस ऑर्गेनेल को बाहर निकाला तो वो कहलाया प्राइमरी लाइसोसोम। इसका मतलब इसके पास में आप देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये जो आपका गोल्जी अपैरेटस है, यहां से आपका प्रोटीन जो एंजाइम के साथ मिलकर के वेसिकल्स के फॉर्म में इसके अंदर गया और मॉडिफाई होकर के जब यहां से बाहर निकला वेसिकल के फॉर्म में तो वो कहलाया प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम इसे बोला गया प्राइमरी लाइसोसोम। जब तक लाइसोसोम अपना काम नहीं करता है कुछ भी, तब तक उसे बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। आगे देखिए, अब एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल कैसे काम करती है, सेल का काम क्या होता है। तो बाहर से कोई जब पार्टिकल आता है, सेल उसको डायरेक्ट नहीं कर पाती है, डायरेक्ट उसको अंदर नहीं इंटेक करती है। तो सेल ने क्या किया, जैसे सेल के पास में कोई एक ऐसा पार्टिकल आया तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म किया और ये पार्टिकल यहां पर आया और फिर ये आपकी मेम्ब्रेन बंद हो गई और ये पार्टिकल आपका बंद होकर के सेल के अंदर आ गया। इसे बोला गया फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर कोई एक्सटर्नल, कोई फॉरेन बॉडी इंटर करती है, अंदर आती है सेल के अंदर। प्राइमरी लाइसोसोम को ये सिग्नल मिल जाते हैं कि सेल के अंदर बाहर से कोई पार्टिकल आया हुआ है और वो बाहर से आया हुआ पार्टिकल जिसे आप कहते हैं इंडोसम वेसिकल्स। और इस इंडोसम वेसिकल्स के साथ में क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाता है या इसको एक तरीके से इंगल्फ कर लेता है, इसका भक्षण कर लेता है। और जैसे ही ये आपका लाइसोसोम, जब इस लाइसोसोम के अंदर बाहर से आया कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है या कोई भी एंटीबॉडी हो सकता है, तो वो आपका जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम ने इसको इंगल्फ किया तो इस लाइसोसोम को बोला गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और इस सेकेंडरी लाइसोसोम ने क्या किया कि इस पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक किया, इसको केमिकली ब्रेक कर दिया। मैंने आपको बता के रखा है या आपने जाना भी होगा कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है तो उसे बोलते हैं डाइजेशन। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर बाहर से आने वाला फूड पार्टिकल को लाइसोसोम ने छोटे छोटे फूड पार्टिकल में ब्रेक कर दिया और इसे कहा क्या हुआ, इसका मतलब लाइसोसोम ने डाइजेशन का काम किया। इसका मतलब लाइसोसोम ने फूड पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इसलिए कह सकते हैं कि सेल के लिए या सेल के अंदर डाइजेशन करने का काम कौन करता है, तो वो हमारा लाइसोसोम करता है। तो सेल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का काम आपका लाइसोसोम करता है। अब लाइसोसोम ने क्या किया कि फूड को ब्रेक कर दिया या इंगल्फ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो बाहर से आने वाले फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करने का काम कर देते हैं। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये आपकी लाइसोसोम की हुई। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस लाइसोसोम को, जब कभी भी लाइसोसोम को जो इसेंशियल न्यूट्रिशन है वो मिल नहीं पाता,
तो ये बिल्कुल उस समय क्या हो जाता, भूल जाता है, ये सेल ऑर्गेनेल भूल जाता है कि अरे थोड़ी देर सब्र कर लो, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पार्टिकल्स मिलेगा, लेकिन ये सब्र नहीं कर पाता है, वेट नहीं कर पाता है, ये अपने ही अंदर के सेल ऑर्गेनेल को इंगल्फ करने लगता है। और जब अपने ही लोगों को ये खाने लगता है, अपने ही पार्टिकल्स को ये इंगल्फ कर लेता है, उस समय ये हमारे लिए क्या हो जाता है, दुश्मन का काम करने लगता है। उस समय हमारे लिए ये इनेमी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। ये अंदर के ही पार्टिकल्स को खा जाता है, और जब अंदर के पार्टिकल्स को खा जाता है तो हमारी सेल ब्लास्ट या एक तरीके से एक्सपायर हो जाती है। उस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ सकता है कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो आपको समझ में आया कि इसको न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से ये अपने अंदर के ही फूड, अपने अंदर के ही सेल ऑर्गेनेल को खाने लगता है, सेल पार्टिकल्स को खाने लगता है। और उस कंडीशन में ये फिर क्या हो जाता है, सेल के लिए काम ना करके सेल के अगेंस्ट में काम करने लगता है, सेल का दुश्मन बन जाता है और सेल को खत्म कर देता है। ऐसी स्थिति में ये सेल के लिए सुसाइडल बैग का काम करता है। तो इस तरीके से ये आज बात हमारी किसकी हुई, लाइसोसोम की हुई, कि लाइसोसोम का सेल के अंदर क्या रोल होता है और लाइसोसोम कैसे फॉर्म होता है और लाइसोसोम किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और कैसे कभी कभी क्या कर जाता है, सेल के अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो ये सेल से रिलेटेड जो अलग अलग कोशिकांग जो मैंने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लाइसोसोम ऑर्गेनेल पढ़ा वो था लाइसोसोम। लाइसोसोम से रिलेटेड जो भी चीजें थी आप देख सकते हैं, ये आपका जो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये अंदर की चीजें हैं, ये मैट्रिक्स है, ये लिपिड लेयर है, और ये आपका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इस तरीके से आप लाइसोसोम के बारे में अच्छे से डिटेल से समझ पाए। अब हमारा अगला जो ऑर्गेनेल आता है वो राइबोसोम्स आता है। राइबोसोम्स के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कोशिकांग आता है वो राइबोसोम्स आता है। ये जो राइबोसोम्स होता है, ये सेल, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है हर जगह पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, और ये हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल होता है। इसकी डिस्कवरी की है पैलाडे ने, और कब की, 1955 में। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि सेल के कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिसमें डुअल मेम्ब्रेन है, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन है। तो ये एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मतलब राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल है, बिना मेम्ब्रेन के ये, बिना झिल्ली के ये कोशिकांग है। राइबोसोम्स की डिस्कवरी पैलाडे ने की। अगर हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर क्या, इसका कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो इसका कंपोजिशन क्या, ये राइबोसोम जो होता है वो आपका प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है। और जो आपका राइबोसोम्स होता है, जिस आरएनए से मिलकर के बना होता है, उस आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो 50% आपका राइबोसोमल आरएनए होगा, साथ साथ में 50% प्रोटीन होगी। तो इस तरीके से आपने देखा आरएनए के बारे में। अच्छा, ये बात होगी कि ये हर जगह प्रेजेंट होता है। इसका काम बेसिक ये होता है कि ये प्रोटीन बनाता है। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारे बालों में, हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो जो ये प्रोटीन्स होती हैं, इनको बनाने का काम जो होता है वो राइबोसोम्स का होता है। और इसी वजह से, इसी कारण से प्रोटीन को, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, वो ये कि कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे
प्रोटीन बनाने का या प्रोटीन का कारखाना होता है, या कह सकते हो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो ये हमारा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, वो हमारा राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं स्वेडबर्ग, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेडिमेंटेशन और कोएफिशिएंट के बेसिस पे, कुछ यूनिट के बेसिस पे उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया और बताया कि राइबोसोम्स आपके दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और आपके 80S राइबोसोम्स। उसको दो यूनिट में डिवाइड किया, एक आपकी लार्जर यूनिट, एक आपकी स्मॉल यूनिट। तो जो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं उसकी जो सब यूनिट होती है वो होती है आपकी 50S और 30S। तो जो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं उनकी दो सब यूनिट होते हैं, सब आप यूनिट देखेंगे तो 50S और 30S। जो 50S और 30S सब यूनिट होती है तो इसमें जो S है ये स्वेडबर्ग यूनिट है। इन्होंने सेडिमेंटेशन और कोएफिशिएंट के बेस पे, इसके न्यूमेरिक डेटा पे मत जाना, क्योंकि आप कहेंगे सर 50 + 30 तो 80 हो रहा है, तो उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो सेडिमेंटेशन और कोएफिशिएंट के बेसिस पे जो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने किया है। तो आप इतना जान लीजिए कि जो 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं कंपेयर देन 80S राइबोसोम्स। तो जो 80S राइबोसोम्स होते हैं उनकी दो सब यूनिट होती हैं, वो आपकी होती है 60S, S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, तो 60S और 40S। तो आप कहेंगे सर 60S और 40S तो 100S होता है। तो हमने आपको बताया कि इसमें एडिशन या सम का दिमाग मत लगाना। ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया या जो सब यूनिट उन्होंने बनाई वो उन्होंने क्या किया, सेडिमेंटेशन और कोएफिशिएंट के बेसिस पे इसका क्लासिफाई इसको किया। तो इस तरीके से बस आपको इतना याद रखना कि राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और आपके 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उसकी दो सब यूनिट होती है, एक आपकी 50S और 30S, उसकी आपकी होती है जो आपका 80S राइबोसोम्स होता है उसकी दो यूनिट होती है, एक आपकी 60S और 40S। अब ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपके देखा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर भी राइबोसोम्स आपका प्रेजेंट होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर भी आपका प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर जो आपका ये RNA होता है वो आपका ये आपका होता है 70S टाइप का। तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर ये सेल के अंदर जो है वो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं दोनों जगह पर ये सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको एक और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि राइबोसोम्स आपको इसकी जो लोकेशन है वो आपको दो जगह देखने को मिल सकती है। एक तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे प्लेस तक ये फ्रीली मूव करते हैं। दूसरी ये आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर ये आपके दानेदार फॉर्म में होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं, तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं। बाकी पूरे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ये बिखरे हुए होते हैं, तो ये इनकी लोकेशन होती है। बाकी आपको ये पता ही हो गया, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ रही है कि इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी की। हमने आज पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, और हमने पढ़ा प्लास्टिड के बारे में, और आज हमने पढ़ा राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग न्यूक्लियस और वैक्यूल के बारे में स्टडी करके कल हमारी जो है सेल की क्लास समाप्त हो जाएगी। संडे के दिन हम लोग क्वेरी का सेशन देखेंगे, जो सेल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होगा वो होगा सेल डिवीजन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जैसे माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो इस तरीके से हमारे चैनल पर आप सभी जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, जो भी आपके स्टडी कर रहे हैं, उन तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा करिए, और आपका अपना सपोर्ट बनाए रखिए, सहयोग दीजिए। थैंक यू सो मच।